वेलकम स्टूडेंट। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को नमस्ते। जैस्मिन, पूजा, रोहित, सबको गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी क्लासरूम के अंदर आ जाओ। अंतिम ब्लॉक शुरू करने जा रहा हूं, जो आपको दिख भी रहा होगा। डी एंड एफ ब्लॉक, जो आपको दिख भी रहा होगा। तो जल्दी फटाफट क्लासरूम के अंदर आ जाओ। यहां से अपने चैप्टर की शुरुआत हो। शुभम, हर्षिता, सारे बच्चे पहले मिलकर बताओ कि क्या पी ब्लॉक अच्छी तरीके से पढ़कर आपने क्वेश्चन पूछे, मैंने बता दिए। किसी ने नहीं भी पूछे, लेकिन मेरा सवाल सभी से है कि क्या अब आपको अच्छी तरीके से पी ब्लॉक मेडिकल लेवल का आ चुका है कि नहीं आ चुका है। हाँ। हाँ जी। क्योंकि अगर क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पूछे, तो ये भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। क्योंकि ये कोई फिजिकल और ऑर्गेनिक तो है नहीं कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो आज से बताइए, मेरा अंतिम ब्लॉक शुरू हो रहा है और इसी मॉड में मैं कोऑर्डिनेशन वाला भी चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, तो बड़ी इफेक्टिव टीचिंग भी होती है, काम की ही बातें होती हैं, टू द पॉइंट बातें होती हैं, और सीधे हम अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। चलिए, आज से शुरू करते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट, और पहले डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। देखो, मैं ये कोई प्लस टू के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा हूं। डी ब्लॉक के अंदर ये शुरू में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है। पहली सीरीज आपकी अगर आप देखो तो स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक तक जाती है, दूसरी सीरीज इट्रियम टू कैडमियम तक जाती है, और तीसरी सीरीज लैंथनम से मरकरी तक जाती है। ये मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं। और फिर उसके बाद फिर एफ ब्लॉक आता है, और एफ ब्लॉक में 4f भरता है और 5f भरता है। 4f वाले को हम लेंथेनाइट्स कहते हैं, 5f वाले को हम एक्टिनाइट्स बोलते हैं। ठीक है। अब आप देखोगे तो शुरू शुरू में आपको जो है, जो ट्रांजिशन मेटल्स आपको दिखाई देंगे वो यहां से दिखाई देंगे। ये पहली ट्रांजिशन सीरीज है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो ट्रांजिशन सीरीज 3 होती है, पहली, दूसरी, तीसरी। लेकिन जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो पहली ट्रांजिशन सीरीज से पूछे जाते हैं, जो कि स्कैंडियम से शुरू होती है और जिंक तक जाती है। इसमें इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका एटॉमिक नंबर 30 है। ये सभी के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में जाता है। और हम सब जानते हैं कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। लेकिन ट्रांजिशन मेटल की जो डिफिनीशन है वो कुछ अलग है।
हम अक्सर ये मानते हैं कि जो डी ब्लॉक है वो ट्रांजिशन मेटल है, जो ट्रांजिशन मेटल है वो डी ब्लॉक है। ऐसा हम मानते हैं, होता नहीं। होता पता क्या है? ट्रांजिशन मेटल की अलग डिफिनीशन है, डी ब्लॉक की अलग डिफिनीशन है। डी ब्लॉक की क्या डिफिनीशन है? कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए। तो सर ट्रांजिशन मेटल्स की क्या डिफिनीशन है? उसकी अलग है। वो कहता है कि ट्रांजिशन मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिनके पास या तो पूरा खाली डी ऑर्बिटल होता है, पूरा खाली, और या फिर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। ट्रांजिशन मेटल्स वो मेटल होते हैं जिनके पास या तो पूरा खाली डी ऑर्बिटल मिलेगा या आधा खाली डी ऑर्बिटल मिलेगा। कब? या तो एलिमेंटल स्टेट में, और या फिर इनका होता है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो इसकी पूरी डिफिनीशन ये होती है कि ट्रांजिशन मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिनके पास में खाली या आधा खाली डी ऑर्बिटल होता है, या तो ग्राउंड स्टेट में जिसको मैंने एलिमेंटल स्टेट बोला, और या फिर उनके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में। अब देखो, जैसे कॉपर है या निकल है। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। कौन नहीं जानता कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, और वो है डी में 10 है और एस में 1 है। तो 3d10 और 4s1 है। ये तो सब आपको पता ही है। अगर आप अभी देखो तो 3d10 पूरा भरा हुआ, क्योंकि डी में 10 ही आ सकते हैं। ठीक है। कॉपर के पास में ग्राउंड स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में खाली या आधा खाली डी ऑर्बिटल नहीं है। चलो, लेकिन जब हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, दो ऑप्शन है ना, दो में से किसी एक में मिल जाए, तो एक इससे जाएगा और एक इससे जाएगा, और 3d9 बन जाएगा। और 3d9 में आपको कैसे दिखाऊं कि डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और 9 में 3 4 5 यहां, छठा सातवां आठवां नवां यहां। तो अभी आप देखो, क्या इसके पास में आधा खाली डी ऑर्बिटल मिला कि नहीं मिला? इसीलिए जो कॉपर है वो डी ब्लॉक भी है और ट्रांजिशन भी है। लेकिन जो जिंक है ना बेटा, शायद आपको याद आ गया हो, अब तक तो पढ़ा होगा, अब तक तो याद आ गया होगा कि जिंक डी ब्लॉक तो है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। 30 है भाई। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s2। अभी d10 है, खाली नहीं है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कर दोगे तो दो इलेक्ट्रॉन इससे जाएंगे, इससे थोड़ी नहीं जाएंगे, तब भी d10 रहा। तो ये सिचुएशन फिर मिली ही नहीं। इसलिए जिंक, जिंक के नीचे होता है कैडमियम, कैडमियम के नीचे होता है मरकरी। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो कहे जाते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की जो डिफिनीशन है उसको ये फॉलो नहीं करते। इसलिए आज के बात अच्छी तरीके से समझ लो कि सारे ट्रांजिशन डी ब्लॉक होंगे, लेकिन सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन होंगे ऐसा हम कह नहीं सकते। ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे सारे बच्चे ये रिस्पॉन्स करके बताओ कि क्या ये पहली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखो, फिर कह रहा हूं, ज्यादातर सवाल मेडिकल में पहली ही ट्रांजिशन स्टेट से पूछे जाते हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन सेकंड और थर्ड से पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बताइए सारे बच्चे पहले। ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो, अब एक चीज मैं आपको पहले बता दूं। अभी तो मैंने चैप्टर की शुरुआत करी है। वो पता क्या है?
डी ब्लॉक को अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना तो इसकी लैंग्वेज काफी मुश्किल है, लेकिन इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बड़े आसान होते हैं। लेकिन इसकी जो लैंग्वेज लिखी है वो काफी मुश्किल लिखी है, मतलब समझने में टाइम लगता है। एक चीज, टीचर का काम तो यही होता है ना कि चीजों को आसान बना दे। मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, डी ब्लॉक के अंदर जो भी विशेष प्रॉपर्टी है, कुछ भी उल्टा सीधा है और वो पी ब्लॉक से अलग है, तो उसका कारण यह है कि इनके पास में कारण यह है कि दो वैलेंस सेल होते हैं, दो वैलेंस सेल होते हैं। ध्यान रखना इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने शुरुआत में ही बता दिया। डी ब्लॉक के अंदर कुछ भी उल्टा सीधी प्रॉपर्टी अगर मिलती है तो घुमा फिरा के उसका कारण ही यही बनता है कि इनके पास में, लोगों के पास में वैलेंस सेल एक ही होता है और वो सबसे बाहर होता है। इनका वैलेंस सेल 4s तो होता ही होता है, लेकिन जो अंदर वाला जो डी है वो भी रिएक्ट करता है, इसलिए इनके पास में माना जाता है कि वैलेंस सेल दो हैं। और इसी वजह से इनके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, उसको मैं समझाने जा रहा हूं। और ये कॉन्फ़िगरेशन आप इसको पढ़ लीजिएगा, और पढ़ क्या लीजिएगा आपको याद है होगा। और पहली ट्रांजिशन सीरीज का ये हाल है। लेकिन जब हम दूसरे में जाते हैं तो दूसरे में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इनमें भी कुछ एक्सेप्शन है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, शायद मैंने बताया भी है कि भैया आपको इसमें जो है एक तो रोडियम नहीं, पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 46। नियम के अनुसार इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 4d10 नहीं 4d8 5s2। हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर 4 को 5 बना दिया डी में, 9 को 10 बना दिया, एक को हाफ फिल्ड बोला, एक को फुल फिल्ड बोला। अगर मैं गलत हूं तो टोक देना। लेकिन ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें 8 से 10 हो जाए। पैलेडियम इज द ओनली एग्जाम्पल जिसमें कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता, 4d10 होता है और 5s0 होता है। तो इसको सिर्फ याद ही रखा जा सकता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। और एक बात और, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, तो उसके नीचे सिल्वर का भी होता है, उसके नीचे गोल्ड का भी होता है। तो जिसने कॉपर का समझ लिया उसने सिल्वर और गोल्ड का भी समझ लिया। तो इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। बाकी आलतू फालतू याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है NS2, नहीं NS2 भी क्यों, 1 to 2, कभी 1 भी तो होता है। और N-1D, 0 से 10 कुछ भी हो सकता है। डी में 0 भी हो सकता है, देखो डी में 0 नहीं हुआ यहाँ पे। क्या लिख दिया मैंने, हाँ एस में क्या कर दिया मैंने, गलती कर दी, यहां ये नहीं लिखना चाहिए था, NS लिखना चाहिए था। 0 to 2, 0 भी हो गया, और N-1D 1 to 10, ये लिखना चाहिए था। तो ये हमारा मतलब एस में 1 और 2 भी हो सकता है, लेकिन अगर इस वाले एक्सेप्शन को शामिल कर लें तो 0 भी आ जाएगा। समझ गए ना, ठीक है। और डी में 1 2 3 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है, N-1, ठीक है भाई, ओके। और इसमें जिंक को, कैडमियम को और मरकरी को हम ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। और क्यों नहीं रखते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो अभी शुरुआती दौर चल रहा है और वीडियो थोड़ी पॉज हो गई है, रुक जाओ बेटा। हम्म
ठीक है भाई। प्यास बहुत लगती है यार बोलने में, गर्मी बहुत लगने लगी आजकल, बार बार पानी पीना पड़ता है। बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है समझाने में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन बताए, पैलेडियम का याद रखना, सिल्वर का याद रखना, गोल्ड का याद रखना, उससे ऊपर कॉपर का याद रखना, पहली सीरीज में क्रोमियम का याद रखना, बस इसी में से कोई क्वेश्चन आता है। और जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। और लास्ट वाले एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। यहां तक मैंने आपको अपनी बात समझा दी है, बाकी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। चलो भाई, अच्छी बात है। अब जब ये स्थिति बन गई तो आगे चलते हैं। यही सब लिखा होगा जो मैंने समझाया है। अब यहां से फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू होती है। एनसीईआरटी साथ लेके बैठो, उसके बाद पढ़ना भी है आपको, ठीक है ना। तो अब यहां से फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है भाई, सारे मेटल हैं तो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टाइलिटी, मेलेडिटी है सब में, ठीक है। लेकिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है और कुछ हद तक मैग्नीज है, इनको छोड़कर बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। सर, जिंक, कैडमियम और मरकरी तो इसलिए हार्ड नहीं होते क्योंकि वो ट्रांजिशन ही नहीं है। और मैग्नीज क्यों नहीं हार्ड होता वो हम आगे बता देंगे, उसका मेटालिक बॉन्ड बताएंगे आपको। तो मतलब इनको छोड़कर दे आर सॉफ्ट मेटल, बाकी हार्ड है। अब उसमें से कोई बीसीसी बनाता है, कोई सीसीपी बनाता है, डेटा बेस्ड है, ये कोई नहीं पूछता आपसे। बस ये याद रखना कि कौन कौन से मेटल जो हैं वो आपके उतने हार्ड नहीं है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी और कुछ हद तक आपका मैग्नीज होता है, ठीक है। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां डेटा है इस पे ज्यादा बहस नहीं करनी। हाँ, ये मैं समझाता हूं, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, देखो जब ये सारे हार्ड हैं तो हार्ड में भी कोई हार्डर होगा। तो पहले तो मैं ये बताता हूं कि हार्ड क्यों है। तो आपको पता है कि मेटल के अंदर एक ही बॉन्ड होता है और वो होता है मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्डिंग अगर आपको थोड़ा याद हो तो कर्नल से बनती है, कर्नल का मतलब पॉजिटिव चार्ज से बनती है, और मोबाइल इलेक्ट्रॉनों से बनती है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनों से बनती है। सर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? जो बाहर होते हैं, जो वैलेंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो, मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, मेटालिक बॉन्ड पता है ऐसे बनता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब आप कहोगे जी, हो सकता है कई बच्चे कमें सर हमें तो मेटालिक बॉन्ड आता ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, नहीं आता, आप समझ लो क्या बात है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, अरे भाई मेटालिक मतलब जो एटम होता है ना, जो मेटल होता है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल दो बाहर, तो बाहर हो गया ये वाला। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। क्यों फ्री होते हैं? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। उसके बाद जो हिस्सा बच गया उसको हम कर्नल कहते हैं, KERNAL, शायद ये स्पेलिंग होती है। ये कर्नल नहीं, कर्नल, कर्नल तो मिलिट्री में होता है, कर्नल। तो ये जब एटम पास आते हैं तो कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल मोबाइल इलेक्ट्रॉन, कर्नल मोबाइल इलेक्ट्रॉन पास आते हैं। तो चूंकि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, नाम है मोबाइल है, तो वो इधर भी अट्रैक्ट होते हैं, इधर भी अट्रैक्ट होते हैं, इधर भी अट्रैक्ट होते हैं, यही अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्शन में बॉन्डिंग बन जाती है। इसी बॉन्डिंग को मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो जिसको मेटालिक बॉन्डिंग नहीं पता है, मैंने एक शॉर्टकट में बता दिया कि कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन पैदा होता है, उसी अट्रैक्शन को मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। सर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो सबसे बाहर होते हैं, वो वैलेंस भी होते हैं। और सर कर्नल क्या होता है? बाहर वाले को छोड़कर अंदर एटम का जो भी हिस्सा बचा उसको कर्नल कहते हैं, और उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा। तो ठीक है भाई, उसको कर्नल बोला जाएगा। तो मतलब इस तरह से मैं अट्रैक्शन बन गई। तो जिसको मेटालिक बॉन्डिंग नहीं आती, मैंने बता दी काम भर की। अब आते हैं विषय पे। यार
सोडियम भी मेटल है, उसके अंदर भी यही बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्डिंग। आयरन भी मेटल है, उसके अंदर भी यही बॉन्डिंग है। लेकिन आयरन को हम चाकू से नहीं काट सकते, लेकिन सोडियम को काट सकते हैं। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि सोडियम की मेटालिक बॉन्डिंग वीक है और आयरन की स्ट्रांग है। तो क्यों स्ट्रांग है ट्रांजिशन मेटल्स की, वो मैं बताता हूं। पहली बात, इनके पास वैलेंस शेल एक है कि दो है? दो। तो इनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे, तो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, और जब ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनेगी तो स्ट्रॉन्ग होंगे। ये जो एस ब्लॉक वाले हैं, इनके पास में वैलेंस शेल कितने होते हैं? एक ही होता है। और जब एक ही होता है तो इसका मतलब ये हुआ उससे बॉन्ड जो बनता है बना लेते हैं। लेकिन ये दो से बनाते हैं, एस से भी बनाते हैं और अंदर वाले डी से भी बनाते हैं। तो जब इतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में तो स्ट्रांग तो होगा ही। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल काफी हार्ड होते हैं, और हार्ड होने से उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और एक शब्द और है, एक शब्द और है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन आज ही की पढ़ाई मेन है इस चैप्टर में। आगे तो मैं बहुत आसान बना दूंगा मंडे को, अब इसके बाद कल नहीं पढ़ाऊंगा भाई। थोड़ा सा हम भी और कुछ काम कर लें, अब इसके बाद मंडे को पढ़ाएंगे। 5 दिन पढ़ाएं, 2 वीक में हो जाएगा सिलेबस, चिंता ना करो, समझे? और अच्छे से हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि भाई, क्या कह रहा था, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है, या जो भी हमारे पास में, क्या मैंने बोला, हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी एक तरीके से मेल्टिंग पॉइंट ही बोलते हैं इसको। और मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होना ही है, जब भाई हार्ड होंगे तो सीधी बात है। लेकिन अब हार्ड में भी हार्डर होगा। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया, ये जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है, कौन कौन है इसमें? मेंबर कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यही है ना 10 एलिमेंट? ये सभी हार्ड हैं इनको छोड़कर। और इनको क्यों छोड़ दिया वो तो आप समझ ही रहे होगे। तो हार्ड में भी हार्डर होंगे। ये सारे हार्ड क्यों हैं? क्योंकि इनके पास वैलेंस शेल 2 हैं। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d1 4s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d2 4s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d3 4s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक्सेप्शन 3d5 और 4s1। ऐसे ही होता है, समझ गए? अब हार्ड तो ये सारे हैं, लेकिन सर हार्डर कौन होगा? तो मेरी एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी होते हैं और पेयर्ड भी होते हैं। जो पेयर्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो ज्यादा घूमते नहीं है। लेकिन जो अनपेयर्ड होते हैं वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हैं। और जो ज्यादा घूमेंगे वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो अनस्टेबल हैं, वो स्टेबल बनना चाहते हैं, इसलिए वो कर्नल के पास भाग भाग के जाएंगे। तो आप ही मुझे बताओ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूत बनाते होंगे बॉन्ड या अनपेयर्ड? सर अनपेयर्ड, इसमें सोचना क्या है? तो क्या मैं ये कह दूं, हार्ड तो सारे हैं, लेकिन हार्ड में भी हार्डर वो होगा जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड, मोर मेल्टिंग पॉइंट, मोर हीट ऑफ एटोमाइजेशन। बस एक्सेप्शन की बात अलग है, एक्सेप्शन का रीजन अलग है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। क्रोमियम में मैक्सिमम है, इसलिए देखो क्रोमियम का ये ग्राफ देखो, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? और फिर इसके बाद से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटना शुरू हो जाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्शन तो अपनी जगह पे है, फिर घटना शुरू हो जाता है। ऐसा ही सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में होता है। क्रोमियम के ठीक नीचे कौन होता है? क्रोमियम के ठीक नीचे होता है मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम में भी आप कह सकते हो कि भैया, मॉलिब्डेनम में भी आप ये कह सकते हो कि जैसा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन वैसे मॉलिब्डेनम का। और उसके नीचे होता है टंगस्टन, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होता है। तो पहली ट्रांजिशन सीरीज में ये याद रखियो, क्रोमियम, दूसरे में मॉलिब्डेनम, तीसरे में टंगस्टन। हो गया?
ये तीनों अपने अपने ग्रुप के शेर हैं, लॉयन हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। उसका रीजन मैंने आपको बताया। अच्छा, अब सुनो, ये तीनों लॉयन में सुपर लॉयन कौन है? तो ग्राफ तो ये बता रहा टंगस्टन। बताता हूं क्यों। इसके कॉन्फ़िगरेशन में कौन आया है? 3D। हाय हाय। इसके कॉन्फ़िगरेशन में कौन आया है? 4D। ओए होए। इसके कॉन्फ़िगरेशन में कौन आया है? 5D। वाह वाह। आ गया समझ में? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, और समझदारी का परिचय देना। इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट डफर, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बड़ा डफर, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट और बड़े वाले डफर। इस बात का मतलब समझते हो कि इनके अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट वैसे तो सभी का खराब है, लेकिन इनका सबसे ज्यादा खराब है। भाई आज ही समझ लो जो समझाना है। तो अगर इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत खराब है तो जेड स्टार बहुत ज्यादा होगा, और इसका जेड स्टार अगर बहुत ज्यादा होगा तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन से कहेगा आओ 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 आओ, क्योंकि जेड स्टार ज्यादा है। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा भाग के आएंगे, मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, और ये और ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसीलिए क्रोमियम से ज्यादा मोलिब्डेनम होता है और मोलिब्डेनम से ज्यादा टंगस्टन होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और यही सब लिखा है, लेकिन थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिखा है। चलो कोशिश करते हैं, समझाते हैं। ओह, ठीक। आज गर्मी बहुत है भाई। उसके बाद अब मैं आपको एक्सेप्शन बता दूं, तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो होता ही है। देखो, अगर मैं मैग्नीज और आयरन की बात करूं और मैं टेक्टिनियम और रूटेनियम की बात करूं, तो इसमें एक्सेप्शन आता है। कैसे? बताता हूं। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, तो कॉन्फ़िगरेशन 3d54s2। ओए होए, क्या बात है। और आयरन का एटॉमिक नंबर 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d64s2। बताओ किसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? ऑफ कोर्स इसके पास ज्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ग्राफ तो कम दिखा रहा है। और यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट उम्मीदों से कम होता है, और इसीलिए मैग्नीज सॉफ्ट होता है। और मैंने अभी पीछे पढ़ा नहीं था कि मैंने कहा मैग्नीज के बारे में मैं बताऊंगा। तो मैग्नीज को जितना हार्ड होना चाहिए वो उतना नहीं है भाई। क्यों नहीं है? उसका जवाब मैं देता हूं। उसका रीजन ये है, देखो, क्या 3d5 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है? क्या 4s2 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है या नहीं है? जब दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की वजह से स्टेबल हो जाएंगे, तो जो चीज स्टेबल हो जाती है किसी भी कारण से, वो उतना घूमती फिरती नहीं है। तो आप इसका जवाब यूं समझो कि नो डाउट कि मैग्नीज के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, मना मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने घूम नहीं पाए जितना सोचते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। फिर स्टेबल चीज तो वैसे कम घूमती है। तो मतलब किसी के पास पैसा तो है लेकिन वो यूज नहीं कर पाया। ये मैग्नीज की समस्या है। और ऐसा ही एक्सेप्शन यहां पे होता है, और यहीं पे दो एक्सेप्शन मिलता, आगे उतना एक्सेप्शन उस लेवल का नहीं मिलता। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगले लेवल पे कोई ना भी घूमे, अगले लेवल पे यहां पे कोई ना भी घूमे, तो हो सकता है कि जेड स्टार ज्यादा होने से वही बुला ले। इसलिए एक्सेप्शन पहली सीरीज में मिलता है, दूसरे में मिलता है, और तीसरे में नहीं मिलता। देखो तीसरे का ग्राफ में ऐसा कोई अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में किसका एक्सेप्शन होता है, मेल्टिंग पॉइंट का या हीट ऑफ एटमाइजेशन का? सेकंड में किसका होता है? तो मैग्नीज का फर्स्ट में और टेक्टिनियम का दूसरा। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं और उतना घूम नहीं पाते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर जो हम सोचते हैं, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है जितना हम सोच के चलते हैं। बस, बताइए। तो पूरी राम कहानी इस टॉपिक की, चैप्टर की तो नहीं कहूंगा, पढ़ा दी मैंने,
क्या बच्चों को समझ में आई? यही सब लिखा है। और मैं देख लेता हूँ कोई नई बात लिखी होगी तो मैं बता देता हूँ ना, वही है, वही ग्राफ है, बिल्कुल वही ग्राफ है। अब यहां से नया टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन आपसे पहले जानकारी ले लें। बताओ भाई। आह, बता दो भैया, बता दो, बता दो भाई, बता दो। ठीक है। तो बच्चों ने जो मुझे रिस्पॉन्स दिया है उसमें मेरे को तो यही समझ में आया कि यस सर, यस सर। बहुत ध्यान से समझना बेटा, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, ध्यान से। अब जो अगली सीरीज है एटॉमिक और आयनिक रेडियस, ये हम थर्ड यूनिट में पढ़ चुके हैं। कैसे? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले साइज घटती है, बीच में कांस्टेंट होती है, और लास्ट में बढ़ जाती है। याद आया? टॉप से बॉटम जाने पर सेकंड की फर्स्ट से ज्यादा होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बराबर होती है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस पॉइंट को मैं चैप्टर 3 जो कि +1 का है उसमें डिस्कस मैं कर चुका हूं। और मुझे उम्मीद है इस बातों की कि आपको अच्छी तरीके से, इसलिए मुझे इस विषय पे ज्यादा बात करने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये टॉपिक देखो, ये लिखा हुआ है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये हम आपको पढ़ा चुका हूं, ये डेटा उनका दिया है टेबल में। और इसके बाद वो जो क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटोमाइजेशन है, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करूंगा, ये तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। लेकिन रेडियस बता दी है, और बाकी जो चीजें हैं वो मैं डिस्कशन पे आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ लोगे? पता पढ़ क्या लोगे, पढ़ा तो दिया ही है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं, पढ़ लोगे भाई? हाँ या ना में जवाब दो, नहीं तो फिर मैं बताऊं फिर और क्या है। पढ़ा मैं चुका ही हूं आपको, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ाया है। हाँ, जल्दी बोलो। वाह जी वाह, क्या बात है। ठीक है, बच्चों का मुझे फीडबैक मिल गया कि हाँ सर हम पढ़ लेंगे। और पढ़ क्या लेंगे, देखो मैंने पहले पढ़ा ही दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ इस विषय पे बात करते हैं। किस टॉपिक पर? आयनाइजेशन एनर्जी पे। आमतौर पे मैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में ब्लॉक केमिस्ट्री में ज्यादा बात करता नहीं हूं, क्योंकि पता है कि क्या होना है। लेकिन इनकी आयनाइजेशन एनर्जी आपको डिस्कस करनी पड़ेगी थोड़ा सा, एक मोटे मोटे अंदाज में। पहले तो मैं एक बात बता दूं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी IE1 डिस्कस की जाती है, IE2 डिस्कस की जाती है, और IE3 डिस्कस की जाती है। तीन है। क्यों? इनके पास वैलेंस सेल एक से ज्यादा है, तो इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखो मिलेगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो मिलेगा ही, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो IE1, IE2, IE3 आपको मिलेगा। अब मैं दिखाता हूं, देखो मैं आपको पहले एक बात बता दूं, IE1 भी देखो तो बढ़ता हुआ नजर आएगा, IE2 भी देखो तो बढ़ता हुआ जाएगा, और अगर आप IE3 देखो तो बहुत बढ़ता हुआ जाएगा। सर बढ़ता क्यों है? हाँ, बीच बीच में छोटे मोटे एक्सेप्शन हैं, लेकिन अगर मैं जर्नल ट्रेंड की बात करूं तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सर क्यों? भाई देख, साइज का अंतर कोई खास है नहीं इनमें, ये तो आप भी मानते हो। और लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रॉन भर कहां रहे हैं? डी में। स्क्रीनिंग इफेक्ट खराब, सिग्मा डाउन, जेड स्टार ज्यादा। अरे ध्यान से सुनो, जेड स्टार ज्यादा। आय हाय, तो क्या इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना आसान नहीं? ओ, पुल आउट करना क्या आसान है? नहीं, मुश्किल है। तो मुश्किल है तो फिर आयनाइजेशन भी बढ़ेगी।
दोबारा भी बढ़ेगी, तिबारा बहुत बढ़ेगी। क्यों? हालांकि हम सब जानते हैं कि जो तिबारा होता है वो तो आईई वैसे ही ज्यादा होता है, तो हम सब जानते हैं कि IE3 IE2 से ज्यादा होती है, IE2 IE1 से ज्यादा होती है। लेकिन तिबारा वाली वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s और 3d। पहले दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? यहां से निकालोगे, फोर्थ ऑर्बिट से। और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो कहां से निकालोगे? थर्ड ऑर्बिट से। तो क्या तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में पूरा पूरा एक ऑर्बिट चेंज नहीं हो गया? सोचो 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 सोचो। पूरा पूरा एक ऑर्बिट कम हो गया अंदर। तो IE3 तो बढ़ती ही बढ़ती थी, यहां खूब बढ़ गई। इसलिए शुरुआत है, देखो 2300 से बिल्कुल शुरुआत हमारी, और आगे तो और बढ़ती चली जा रही है। और इतनी बढ़ती चली जाती है कि लास्ट के एलिमेंटों से तो इलेक्ट्रॉन निकालना जमा मुश्किल हो जाता है। तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले गए? दो। इसीलिए इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2। अब आया समझ में कि डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, हाँ, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपका जो है, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मतलब ये हुआ कि हम ये बात मान लें कि 3D, हाँ, क्या मैं कह रहा था, क्या मैं कुछ कह रहा था? कुछ कह रहा था कि भाई इसीलिए इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। सिंपल। ये 3000 4000 1509 1561 याद करने की जरूरत नहीं है, एक जर्नल बात पढ़नी है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। IE2 में देखो, 1592 के बाद अगली आयनाइजेशन एनर्जी 1509 हो गई, बढ़नी चाहिए थी, कम हो गई। और 1958 के बाद में बढ़नी चाहिए थी, कम हो गई 1700। और ये अच्छा खासा डिफरेंस है। 2-4 का डिफरेंस होता तो हम डिस्कस भी ना करते, क्या जरूरत है डिस्कस करने की? ठीक है भाई। तो इसका रीजन बहुत आसान है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 24 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d5 4s1। और मैग्नीज का कितना होता है? 3d5 4s2। 3d5 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2। तो एक हमारे लिए क्रोमियम है और एक हमारे लिए मैग्नीज है। सही है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, क्योंकि ये एक्सेप्शन IE2 में मिला, तो एक निकाल दो, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? 3d5। और इसका कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d5 4s1। अब बताओ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे निकालना आसान है कि इससे निकालना आसान है? अरे इससे निकालना आसान है, क्योंकि ये तो हाफ फील्ड है। तो अगर इससे निकालना आसान है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और इसीलिए इसकी कम हुई, इसकी ज्यादा हुई। बिल्कुल यही एक्सप्लेनेशन यहां भी है। इसमें हाफ फील्ड का केस है, उसमें फुल फील्ड का केस है। आज के लेक्चर को, वीडियो को 2 बार देखियो। अगर 12th में अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है तो, पढ़ रखा है फिर एक से ही काम चल जाएगा। और ये ध्यान रखना कि आज जो मैं आपको डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पढ़ा रहा हूं, ये सबसे पहला ही दिन सबसे मुश्किल होता है। और अगर वहीं पे चीजें समझ में आ जाएं तो अगला डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तो हलवा बन जाता है। मैं बताऊंगा कहां से हलवा बनता है, मैं बताऊंगा, बिल्कुल हलवा बताऊंगा। लेकिन अभी जो बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनो, एक बार मैं कंक्लूड कर दूं फिर बताता हूं। IE1 भी बढ़ेगा, IE2 भी बढ़ेगा, IE3 खूब बढ़ेगा। एक्सेप्शन बीच बीच में छोटे मोटे आते हैं, उनको कॉन्फ़िगरेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई हाफ फील्ड कोई फुल फील्ड। और IE3 ज्यादा क्यों हो गया मैंने बता दिया, और आगे और बढ़ेगा तो इतना मुश्किल हो जाता है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है।
और जब तीसरे में निकालने में इलेक्ट्रॉन पे पसीने छूट गए तो इसलिए IE4 फिर डिस्कस नहीं होता है। सीधी बात है, इतनी सी बात है। तो मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपको इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करा दिया। एटॉमिक नंबर तो खैर डिस्कशन की चीज नहीं होती, कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बता दिया, आयनाइजेशन एनर्जी बता दी, रेडियस बता दी, डेंसिटी के बारे में मैं बता दूं। लेफ्ट टू राइट डेंसिटी बढ़ती है, क्यों? मास भी बढ़ा, वॉल्यूम कोई खास नहीं बढ़ा। मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ी, बढ़ी 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 बढ़ी, लगभग बढ़ी 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 बढ़ी, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, क्योंकि जिंक ट्रांजिशन मेटल है ही नहीं, उतना हार्ड है ही नहीं। इसीलिए आपको ये पॉइंट ऐसे पढ़ जाओगे। अब इस टॉपिक को, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको डिस्कशन करने से पहले कुछ बातें पहले डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक में दोबारा वापस आऊंगा और अभी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता हूं। और पहले कुछ बातें, आयनाइजेशन एनर्जी तो मैंने बताई दी, और हाँ एक चीज बताना मैं भूल गया, देखो, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों? अरे भाई, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग जाएगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो स्टेबिलिटी तो अपने आप ही कम हो गई। तो एक लॉजिक सी बात है, और इसे हम आराम से समझ सकते हैं और इसे हम आसानी से जान सकते हैं। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको बताया, मैं एक्चुअली में अब ये पढ़ाने जा रहा था पहले, उस टॉपिक में मैं दोबारा वापस लौट के जाऊंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, लेकिन पहले इसको ये समझा दें, चार्ट पहले समझा दें। लेकिन उससे पहले एक बात मुझे ये पहले बताओ, जो समझाना बाकी है वो तो मेरा काम है, जो समझा दिया वो समझ में आ गया? हाँ या ना में जवाब दो। पूजा बेटा, जो तुम लिख रहे हो ना थर्ड यूनिट, ये थर्ड यूनिट में इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, पीरियोडिक टेबल में। जिस दिन मैंने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस पढ़ाई थी, उसी दिन जिक्र किया था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। उस समय तो आप थे, और वो इनऑर्गेनिक तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाई है, ऑनलाइन पढ़ाई है बेटा। थर्ड यूनिट वो थोड़ी ना, फिजिकल केमिस्ट्री वाली थोड़ी ना। हाँ हाँ, ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है, इसका नाम मैंने लिया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है। जैस्मिन और शुभम बताओ बेटा, कब नाम लिया, जरा बताना मेरे को। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जरा बताना भाई। ये बच्चे कह रहे हैं जिस समय आपने पढ़ाया उस समय हम नहीं थे। अरे अभी तो पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन तो सारे हैं। हाँ जी, जैस्मिन जरा बताना बेटा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में नहीं बोला था? लेफ्ट टू राइट जाने पे डी ब्लॉक में साइज कांस्टेंट नहीं, पहले घटती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर लास्ट में बढ़ जाती है, कुछ बताया तो था यार, बताना एक बार। हाँ, रोहित आपने पढ़ाया था। हाँ, एटॉमिक रेडियस में पढ़ाया था बेटा, अच्छे से याद रहता। देखो बच्चे बता रहे हैं कि हाँ आपने पढ़ाया था, है? हाँ जी, रोहित बता रहा है, शुभम बता रहा है, जस्मिन बता रही है। तो ऐसा नहीं है, हम काम वही देते हैं जो आप बच्चे कर सकते हो। क्या तुम्हें लग रहा है इसमें मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं? और मैं गारंटी देता हूं, जितना ये लेक्चर मेरा याद रखना, और जितने 20 साल के क्वेश्चन मेडिकल के आए हूं सारे करवा दिए मैंने एक तरीके से, इसलिए ध्यान से सुनो। हाँ हाँ बिल्कुल जैस्मिन, पहले डिक्रीज करती है, फिर कांस्टेंट होती है, और लास्ट में बढ़ जाती है। ये वही तो है, पढ़ाया था मैंने एटॉमिक रेडियस में, जब मैंने पीरियोडिक टेबल वाला ऑनलाइन लेक्चर लिया था, तब की बात है ये। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करो बेटा। चलो अब आओ, अब उस टॉपिक पे भी दोबारा वापस जाएंगे। एक टॉपिक रह गया ना, ऑक्सीड वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, अच्छा टॉपिक है, बताऊंगा उसके बारे में।
और मैंने तो लिख ही दिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं पहले जो बताने जा रहा हूं वो ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट पहली ट्रांजिशन सीरीज की, ऐसे दूसरी बनेगी, तीसरी। लेकिन फिर वही सवाल यार, आना पहले सही है। एक बात सुन लो, अगर आपने अगर आपने पहली ट्रांजिशन सीरीज का अच्छे से अध्ययन कर लिया, मेडिकल का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, मैं गारंटी देता हूं। और आप कहोगे, जिस समय पेपर दे के आके कहोगे, हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा था ये बात। तो हम लोग को पता है कि कहां क्या आना है। हाँ ठीक है, अब देखो, अब अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, इसका पहले ये कॉन्फ़िगरेशन हम सब जानते हैं क्या है 3D1 4s2, 3D2 4s2, ऐसे लिखते चले जाओ। क्रोमियम का 3D5 4s1, मैग्नीज का 3D5 4s2, और कॉपर का 3D10, एक्सेप्शन होता है ना, वही लिख देता हूं 4s1, और जिंक का 3D10 4s2। ध्यान से देखो, अब आप देखो, इनके पास में वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो, क्यों सर? एक ही आंसर है, इनके पास में वैलेंस शेल एक नहीं दो है। इनका एस भी रिएक्ट करता है और N-1 डी भी रिएक्ट करता। हाँ, डी कहीं कम रिएक्ट करता है, कहीं ज्यादा करता है, एस तो करता ही करता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं कि भाई मान के चलो कि NS में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, N-1 डी में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जितने एस के होंगे। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कि भाई एस और डी को दोनों को काउंट कर लो, ऐड कर लो, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक। और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जितनी भी वैल्यू आती है एक एक नंबर पे, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे मान लो मिनिमम आ गई 2, मैक्सिमम आ गई 4, तो ये 3 भी देंगे। मिनिमम आ गई 2, मैक्सिमम आ गई 6, तो ये 3 भी देंगे, 4 भी देंगे, 5 भी देंगे, और 6 तो दे ही रहे थे। यानी बीच की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक करके देंगे। मतलब समझ रहे हो? ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो डी में 2 3 है, तो हो सकता है डी में 1 रिएक्ट करे, हो सकता है डी में 2 रिएक्ट करें, हो सकता है डी में तीनों रिएक्ट करता है, मर्जी है उनकी। लेकिन एक बात सुन लो, शुरू शुरू में डी ऑर्बिटल काफी एक्टिव होता है, और बाद में डी ऑर्बिटल रिएक्शन करने से मना कर देता है। करता है लेकिन मना कर देता है। क्यों भाई? बताऊं? बताऊं बाद में क्यों मना कर रहा है? बाद में उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट खराब, बाद में उसको न्यूक्लियस जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, जाना नहीं बाहर, तो बेचारा जा नहीं पाता। फिर कहता है यार अब मैं रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे कम डी रिएक्टिव किस में? जिंक में। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? स्कैंडियम में। अब एक बात बताओ, इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी स्कैंडियम की? 2। और मैक्सिमम कितनी? 3 होनी चाहिए। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि 2 तो कहीं लिखा ही नहीं, बस 3 लिखा हुआ है। सर 2 क्यों नहीं? तो जरा ये बताओ 2 कब होती? जब एस रिएक्ट करे और डी ना करे, और इसका डी ऑर्बिटल खूब रिएक्टिव है, तो क्या आप डी ऑर्बिटल को रोक दोगे रिएक्शन करने से? जब एस रिएक्ट करेगा तो आपके ना चाहने के बावजूद भी डी कर जाएगा, तो मुझे डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी? +3। इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2। और पहले ही मेंबर ने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दी। तो क्वेश्चन खूब फेमस है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं देता? स्कैंडियम। उसके बाद थोड़ी सी रिएक्टिविटी में कमी आती है, तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। तो अब 2 भी मिलता है, 3 भी मिलता है, 4 भी मिलता है। अगले में 2 भी मिलता है, 3 भी मिलता है, 4 भी मिलता है, 5 भी मिलता है। अगले में क्रोमियम 3D5 4s1,
मिनिमम कितना मिलना चाहिए? 1। मैक्सिमम कितना मिलना चाहिए? 6। तो मिलना चाहिए 1 2 3 4 5 6, मिलना चाहिए ना। 1 भी मिलता है लेकिन उतना कॉमन नहीं है, इस वजह से 1 ये नहीं लिखते, लेकिन मिलता है। लेकिन इन्होंने जिस पे डार्क लगा दिया है 3 और 6, यही दो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मिलते हैं, याद करो। K2Cr2 और 7 6, और वो ग्रीन कलर में चेंज होता है तो 3 होता है। और इसका मेन कौन है? 4। इसका मेन कौन है? 5। इसको इन्होंने डार्क लाइन से किया है। मैग्नीज में अगर आप आओ तो मिनिमम 2 मिलने चाहिए, मैक्सिमम 7 मिलने चाहिए, और बीच का सब मिलना चाहिए, और मिलता है। यहां के बाद डी ऑर्बिटल इतने कम रिएक्टिव हो जाते हैं कि फिर रिएक्टिविटी कम होने लगती है। तो अभी मामला 7 पे गया था, फिर 6 तक रुक जाता है, फिर 4 तक रुक जाता है, फिर आगे भी 4 तक आता है, अब और कम हो जाता है, और अंत तक जाते जाते डी ऑर्बिटल रिएक्ट ही नहीं करता है। इतना पैसिव हो जाता है, सिर्फ एस के इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करते हैं, और वो 2 होता है। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब वैसे तो कुछ भी लिख दो, लेकिन 2 3 इंपॉर्टेंट है। फेरस फेरिक्स कोबाल्ट की भी 2 ही 3 फेमस है, निकेल की भी 2, और मेन तो 2 ही फेमस है, और कॉपर की 1 और 2 दोनों फेमस है। ऐसा नहीं कहूंगा कि 1 ही फेमस है, और जिंक की तो एक ही होती है तो वही फेमस होगी। तो बाद में ऐसा क्या हुआ और शुरू में ऐसा क्या रहा, और क्यों इतनी वैरायटी मिली, समझ में आई? और उनमें से कौन इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़ना है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब थोड़ा सा अगर इसमें केमिकल, ये समझ में आ गया कौन क्या, अगर इसमें थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग लगा दो तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी वो उतना ही ज्यादा आयनिक होगा, जितनी हाई होगी उतना ही ज्यादा कोवलेंट होगा, जो जितना आयनिक होगा वो पानी में उतना ही सॉलेबल होगा, जो जितना कोवलेंट होगा वो पानी में उतना ही क्या, कम सॉलेबल होगा, वगैरह वगैरह फालतू फालतू बातें हो रही हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन आयोडीन के साथ में सुरक्षित नहीं रहता। क्या बोला? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आई माइनस के साथ में सुरक्षित नहीं रहता। बताए क्यों? पता क्या? पढ़ के आ रहे हो ना? आई माइनस बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक में HI, उसमें आई माइनस होता है बच्चों। इसका मतलब आई माइनस बहुत अच्छा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों। तो मान लो मैंने CuI2 ले लिए, ये कंपाउंड अनस्टेबल है। क्यों? कॉपर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, और I माइनस है, सुरक्षित नहीं है कंपाउंड। क्यों भाई, क्यों सुरक्षित नहीं है भाई, क्यों नहीं है? I माइनस बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। तो वो ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये तुरंत बना लेते हैं क्या? Cu2I2 प्लस I2, और इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है? +1। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पता क्या है? CuF2, CuCl2, CuBr2, CuI2, इसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? तो एक ट्रिक बना लो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट I माइनस के साथ में अनसेफ है। और एक बात आपको और बताएंगे, बाकी तो इससे पढ़ना या ना पढ़ना अलग बात है। सुनो, पहली ट्रांजिशन सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 तक जाती है, ठीक है? मैक्सिमम 7, ओके, और मिनिमम 1। ऐसी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी होगी, जरूर आगे होगी मेरे हिसाब से। मिल जा भाई, मिल जा मिल जा। ओ, है ही नहीं, है ही नहीं भाई। तो जब नहीं है तो चलो मैं काम चलाता हूं, आपका चिंता ना करो, काम तो चलाएंगे। तो चलो मैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज पूरी नहीं बनाता, लेकिन एक बात जानकारी आपको दे दूं, वो ही मेडिकल में पूछा जाता है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का बाय एंड लार्ज ऐसा ही ग्राफ है, लेकिन उसमें आयरन के नीचे आयरन के नीचे
ऑस्मियम है, और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बनता है, ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन में। और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +8। तो पता क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? डी ब्लॉक के द्वारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी संभव है? तो बच्चे सोचेंगे 7 ही संभव है। नहीं, 8 संभव है। और वो एक ही एक्सेप्शनल कंपाउंड शो करता है, कहीं लिखा जरूर होगा मेरे हिसाब से। देखूं एक बार, इसी में नजर डालता हूं, कहीं ऑस्मियम लिखा जरूर होगा। मैं जरूर आपको बता देता हूं, ऑस्मियम कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा। मेरी नजर से पढ़ नहीं रहा है, लेकिन एक लाइन लिखी जरूर होगी कहीं ना कहीं। चलो, दिखा तो है नहीं, कोई बात नहीं, या मेरी नजर नहीं पड़ रही है, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन चलो, मैंने बता तो दिया ही है कि आपको पूरी ये ट्रांजिशन सीरीज अच्छे से पढ़ लेनी है ऑक्सीडेशन स्टेट की। और ऐसे ही याद रखना है कि सेकंड में और थर्ड में भी ऐसी सीरीज बनेगी, लेकिन वहां पे मैक्सिमम की जो लिमिट है वो 8 तक जा सकती है, और उसका कंपाउंड है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूं कि ये मेडिकल में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एक अंतिम बात और बच गई इस चैप्टर की, मतलब इस टॉपिक की, सॉरी, वो आप ध्यान से सुनो। एक चीज और बन गई, वो क्या बच गई बेटा? ध्यान से सुनो कि भाई, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम है जी, है जी, है जी, है। एक बार इसको हटा देते हैं, रुक जाओ। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखोगे ना तो ठीक रहता है। थोड़ा सा वो ये है भाई, क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6। इसके नीचे मॉलिब्डेनम है, इसके नीचे टंगस्टन। बिल्कुल ऐसी सीरीज बनती तो उसका भी मैक्सिमम 6 होगा, और इसका भी मैक्सिमम 6 होगा। ठीक है भाई। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जब हम पी ब्लॉक पढ़ रहे थे तो हैवी जब हम पी ब्लॉक पढ़ रहे थे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे वालों का अनस्टेबल था, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद है? मान लो बिस्मथ में 3 और 5 मिलेंगे तो 5 अनस्टेबल होता था, 3 मिल जाता था। डी ब्लॉक में उल्टा होता है, नीचे वालों का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि CrO3, MoO3 और टंगस्टन O3 में सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन है, तो ये है। और सबसे अनस्टेबल कंपाउंड ये है, CrO3। और इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। और अगर ये अनस्टेबल है, इसीलिए क्रोमियम के कंपाउंड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि अनस्टेबल हैं। तो इसमें तो नहीं रहना चाहेंगे, या तो आगे जाएं या पीछे जाएं। आगे जा नहीं सकते, पीछे जाएंगे तो अपना क्या करेंगे? रिडक्शन, और रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसलिए ध्यान रखना, पी ब्लॉक में नीचे वाले एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। पी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे वाले एलिमेंटों का स्टेबल होता है, उल्टा होता है, उल्टा। इसीलिए ऊपर वाले ज्यादा अनस्टेबल होके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सुना होगा ना K2Cr2O7 कई बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कभी आपने टंगस्टन और मॉलिब्डेनम में सुना? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो होते ही नहीं है। खत्म ये टॉपिक। बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बहुत ही कम शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रख दी है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रख दी है। हाँ या ना में जवाब दो, कोई डाउट है तो पूछो। मोस्ट मोस्ट वेलकम, पूछना भैया, पूछो, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। बिल्कुल। वाह, गुड, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। ओए होए 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 होए, जवाब दे दो भाई, जवाब दे दो, जवाब दे दो, जवाब दे दो सारे, जवाब दे दो सारे। टॉपिक पढ़ने के बाद आपको लगेगा अच्छी तरीके से कि आप बड़े आराम से जो है चीजों को समझ जाओगे, कर जाओगे, देख जाओगे, और हम अपने इस चीज को अच्छी तरीके से जान पाएंगे।
ठीक है भाई। अब एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर मंडे को। और बेटा, आज ही डी ब्लॉक का मेन हिस्सा मैंने खत्म कर दिया। मेन हिस्सा मतलब समझते हो, जो ज्यादा समझाने वाला था। बाकी तो देखना मंडे से कितना आसान हो गया, और 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन करना, तब लगेगा कि हाँ यार, टीचर ने जो जो कहा वही वही क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। फिर देखो, चलिए भाई, अब एक टॉपिक और पढ़ाएंगे आपको भाई। गर्मी का दिन है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं, अभी सुबह से लेके शाम तक पढ़ना है, पढ़ाना भी है। यही वो टॉपिक है जिसको पिछले चार्ट में मैं छोड़ के आया था। मुझे पढ़ा नहीं था, इसीलिए मैंने उस जगह पे छोड़ दिया था। देखो, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या हाल है। किसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं बताता हूं, देखो, एम मतलब एम से M2+। हम अगर मेटल का कोई भी ले लें, ट्रांजिशन मेटल, और उसका M2+ बनाएं, और किसमें बनाएं? किसमें बनाएं? एक्वस में बनाएं, पानी में बनाएं। ठीक है, M से M2+ बनाएं। बताता हूं आपको। मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होंगे ना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो अपना ऑक्सीडेशन करेंगे। तो आप कहोगे सर आपने तो यहां रिडक्शन के टर्म्स में लिखा है M2+। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद हो तो आपको पढ़ा नहीं है। होता कुछ भी हो, लेते तो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो बस ये समझ लो, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, वही जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसी की बात हो रही है। तो हम करवाएंगे ये, लिखेंगे ऐसे। ठीक है, हाँ। तो M से M2+ बनाना है। इसमें 3 स्टेप शामिल है। कैसे? पहले सॉलिड को सब्लिमेशन एनर्जी दे के गैस बना दो, और फिर आयनाइजेशन एनर्जी 2 बार दे के M2+ बना दो, और फिर इसको पानी में डालकर हाइड्रेशन एनर्जी कर दो, और इस पूरी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच मान लो। तो डेल्टा एच में कौन कौन शामिल हो गए? डेल्टा एच सब्लिमेशन एनर्जी, डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। डेल्टा एच सब्लिमेशन एनर्जी, डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी, और डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच आयनाइजेशन, डेल्टा एच हाइड्रेशन, इन तीन को जो चीज बनती है उसी को ही हम डेल्टा एच कहते हैं। अब ये देख लो, इसमें कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन नेगेटिव है। सब्लिमेशन वाली, एक बार कलर चेंज कर देते हैं। सब्लिमेशन वाली एनर्जी पॉजिटिव होगी, आयनाइजेशन एनर्जी वाली भी पॉजिटिव होगी, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है तो नेगेटिव होगी। और हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस फेवरेबल कब होता है? जब निकलने वाली एनर्जी ज्यादा हो। इसका मतलब अगर डेल्टा एच की वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव आती है तो प्रोसेस फेवरेबल होगा, और इसी डेल्टा एच को फिर हम कहते हैं क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। इसी को ही हम आरपी कहते हैं। तो आपको याद होगा कि जो हमने रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पढ़ा है, किसी का माइनस भी होता है, किसी का प्लस भी होता है। हमारे लिए किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तभी ज्यादा मानी जाएगी जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगा। क्योंकि माइनस आने का मतलब ये निकली ज्यादा और ये खर्च हुई कम। और अगर पॉजिटिव या लेस नेगेटिव है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट उतना स्टेबल नहीं है। पहले बताओ, ये पॉइंट समझ में आया? जल्दी बोलो रे बोलो, जल्दी बोलो रे बोलो। जल्दी बोलो रे बोलो रे बोलो रे बोलो रे, जल्दी बोलो रे बोलो रे बोलो बोलो। हाँ, है ना? सही है ना? निकलता 3 फैक्टर से है, लेकिन अगर माइनस आएगा तो ये स्टेबल होगा।
और प्लस आएगा तो ये अनस्टेबल होगा, और अगर लेस नेगेटिव आएगा तो लेस स्टेबल होगा। इतनी बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया। अब जो है मैंने आपको मेन बात समझा दी, और अब मैं आपसे क्या कहता हूं, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि भैया अब जो है मैं दोबारा से पीछे चलता हूं और इसको ऐसे लिखे रहने दो, और अब आपको मैं समझा पाऊंगा जिसको मैंने पीछे छोड़ दिया था। ये देखो, ये लिखा है पोटेंशियल। ये कहा गया, ये देखो, कराया तो मैंने m से m2 प्लस है, लेकिन लिखा है m2 प्लस से m। एनसीईआरटी खोल लो। अब देखो, कईयों का नेगेटिव है, कईयों का लेस नेगेटिव है। कॉपर वाले भाई साहब का प्लस है, जिंक वाले का फिर से नेगेटिव है। देख लो आप। और m से m2 प्लस, लेकिन इसमें एक जगह खाली भी है, और पता है जगह किसकी खाली है? सबसे पहले वाले एलिमेंट की, स्कैंडियम। ठीक। अच्छा, बता सकते हो कि स्कैंडियम की ये जगह क्यों खाली है? अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो बताओ। स्कैंडियम का जो पहला डाटा यहां पे माइनस में डैश लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ नहीं निकाला गया। क्यों नहीं निकाला गया? और बाकियों का क्यों निकाला गया, बताओ। स्कैंडियम का क्यों नहीं है, बताओ। एक बार मैं फिर से याद दिला दूं बच्चों को, कल मैं क्लास नहीं लूंगा, अब डायरेक्ट मंडे को लूंगा। हफ्ते में 5 दिन बहुत है। आपको 2 दिन का वक्त देता हूं, आप क्वेश्चन करो, और डाउट्स हो तो व्हाट्सएप मैसेज पे भेज दो। बताओ यहां स्कैंडियम क्यों नहीं लिखा, बताओ। आपके सामने आपकी एनसीईआरटी तो पड़ी होगी, देखो ना, वहां डैश लगा हुआ है। इसका मतलब इसका रिजल्ट लिखा नहीं है, बताओ। किसी का जवाब ही नहीं आया है? ये कैसे हो सकता है यार, कोई तो बताएगा। कोई जवाब नहीं दे रहा है। अरे बता दो, नहीं पता, ये तो बताओगे कम से कम, इतना तो बता दो। हाँ, गुड। हाँ, शुभम ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया शुभम ने। शुभम ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हम्म। शुभम ने बिल्कुल सही जवाब दिया। शुभम ने बिल्कुल सही जवाब दिया। शुभम ने बिल्कुल सही जवाब दिया। पता है क्यों? काफी टाइम लगवा दिया, हल्का क्वेश्चन था। ओ महाराज, एम से m2 प्लस समझते हो? अरे स्कैंडियम +2 देते ही नहीं, अभी चार्ट में नहीं समझाया था? आपको ये नहीं समझ में आया कि मैंने इस टॉपिक से पहले अगला टॉपिक क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे वहां बताने का मौका मिल गया कि स्कैंडियम +2 बनाता ही नहीं। तो बताओ, जो चीज बनाती नहीं उसका डेटा कहां से निकाल लोगे आप? सिर्फ शुभम ने सही बताया। हाँ, अब आगे आओ। वैल्यू, मैक्सिमम नेगेटिव, नेगेटिव जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा,
वो उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। अब आपको पता क्या याद रखना है, बेशक डेटा याद हो या ना याद हो, लेकिन ये याद रखना है किसका पॉजिटिव होता है, कॉपर का। और पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि इसकी एनर्जी इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो इन दोनों को कंपनसेट कर सके। और आपको ये भी याद होगा कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करवा सकते, कॉपर नहीं करवा सकता। तो सर कॉपर का अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर जिंक का क्यों माइनस आ गया? आना ही था, क्योंकि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है क्या, D10S2। जिंक तो खुद चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओ और मैं स्टेबल हो जाऊं। और जो चीज आप वो चाहता है अगर वो कराओगे तो फेवरेबल होगी, और फेवरेबल होगी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी ये वैल्यू कम लगेंगी या ये वैल्यू ज्यादा आएगी, एक ही बात है। उसको आप कैसे समझते हो आप देख लो। लेकिन जब हमने 2+ से 3+ बनाया, एक दूसरा टेबल भी है, ये देखो 2 टेबल हैं, ये भी है, तो फिर स्कैंडियम में खाली जगह हो गई, वो तो होनी ही थी, क्यों भाई? अरे होनी थी भाई, क्यों? स्कैंडियम इसमें कैसे बना रहे हो, 2+ से 3+, तो स्कैंडियम जब 2+ ही नहीं बनाता तो वो 2+ से 3+ कैसे जाएगा? डायरेक्ट 3+ जाएगा, और वो यहां टेबल में है नहीं, हमारे लिए डायरेक्ट 2+ है, सॉरी डायरेक्ट नहीं है, 2+ से 3+ में जाना है, तो स्कैंडियम तो 2 बनाता ही नहीं। और अब देखो उतना नेगेटिव नहीं है, अगर है भी तो नेगेटिव नहीं, और बाद में तो पॉजिटिव ही हो गए, वो तो होने ही थे, क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई और प्लस की वैल्यू ज्यादा हो गई तो डेल्टा एच टोटल के आने के चांसेस क्या बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव, और फिर पॉजिटिव आने लगे, और लास्ट के रिजल्ट इतने पॉजिटिव हो गए कि फिर करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। कम से कम डेटा से समझ तो सक भाई, कुल यही पढ़ना है बेटा, यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, यही पढ़ना है। ब्लॉक केमिस्ट्री में यही पढ़ना है, इनऑर्गेनिक ही ऐसे पढ़नी है, सीधी बात है। बाकी आप पीएचडी वाली पढ़ाई करते रहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। और आप सुन लो, फिर हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि जिनका जिनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होता था वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते थे, और जिनका जिनका प्लस में होता था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते थे। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कहीं दिया होगा कहीं ना कहीं, तो इसमें है कि नहीं है, कि आगे होगा, आगे होगा, आगे देख लो आगे कैसे होगा। बड़ा हो गया काफी, हटाया था मैंने, ये हाँ ये है, देखो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग है, Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग है। इसका आंसर जो यहां लिखा है वो छोड़ दो, जो रिड्यूसिंग है उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होगा। और ये जो आंसर दिया है, ये आंसर थोड़ा टफ है, वो कोऑर्डिनेशन के आधार पे दिया है, बस। तो सुनो मेरी बात, 3-4 पॉइंट, डेटा याद नहीं करने हैं। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना माइनस, वो उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली बात। दूसरी बात क्या मैं कह रहा था, दूसरी बात, हाँ क्या, जब हम पहली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज देखते हैं तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होता है, बाकी सबका नेगेटिव में होता है, और प्लस जिसका होता है वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता। तीसरी बात कि जब हम दूसरी टेबल बनाते हैं 2+ से 3+ में, तो वैल्यू नेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है, वो तो होनी ही थी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी 3 बहुत बढ़ जाती है जब आप 3+ में जाएंगे, और लास्ट के 3 में तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि निकालते नहीं है। और फिर अंत की बात, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ के आ रहे हैं, उसका एसआरपी नेगेटिव होता है, और जिसका प्लस में होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यही 4-5 गिने चुने क्वेश्चन है जो घूम फिर के आते हैं, और यहां तक ही मैंने आपको पढ़ाना था, यहां तक मेरा टारगेट अचीव हो गया है, और यहीं तक आपको जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा, हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, रुक जाओ, एक चीज अच्छी बता दूं, देखो अभी अभी पता लगा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इस फैमिली में कितनी आ सकती है, 8। 8 आ सकती है, चलो 8 तो रेयर है, लेकिन 7 तो आई जाती है।
तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या तो फ्लोरीन के साथ मिलती है या ऑक्सीजन के साथ मिलती है। ठीक, तीसरी तो मिलती नहीं। इनमें भी ज्यादा स्टेबिलिटी किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ। क्यों, बताऊं? जैसे मैं ये कह दूं कि भाई MnO3 या Mn2O7, तो यहां 2 Mn को 7 ऑक्सीजन मिले, तो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो एक Mn एक ऑक्सीजन को कितना लेगा? 3.5। लेकिन अगर यहीं पे फ्लोरीन आता, फ्लोरीन, तो शायद मेरे को 8 लेने पड़ते, सॉरी 7 लेने पड़ते। तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करने के लिए फ्लोरीन के ज्यादा एटम आएंगे और उसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, और इसमें क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और ऊपर से एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा और ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो बंदा कहां कंफर्टेबल ज्यादा रहेगा? जहां भीड़ कम हो, और भीड़ किसके साथ में कम हो? ऑक्सीजन के साथ में। इसलिए ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा नहीं है किसी के साथ में मिल जाए, या तो ऑक्सीजन के साथ मिलता है या फ्लोरीन के साथ मिलता है। और ज्यादा कंफर्टेबल वो किसके साथ होता है? ऑक्सीजन के साथ। क्यों? कम एटम में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर लेता है, और वो स्टेरिक हिंड्रेंस वो कम फेस करता है। तो बस हो गई बात, आराम से समझ में आ जाता है। खत्म। देखो भाई, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने इस चैप्टर का सबसे मेन हिस्सा आज समझा दिया। अब आप देख सकते हो, ये सब लिखा हुआ है कि जहां भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, या तो फ्लोरीन में होता है या ऑक्सीजन में होता है। मिलेंगे दोनों में, लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी कहां होगी? ऑक्सीजन के साथ में होगी। इसे आप पढ़ो या ना पढ़ो, या आपको बकवास लगे तो छोड़ दो, मेरी बातों को करो और उसके बाद में क्वेश्चन करो। अब ये चैप्टर इसके बाद जमा हलवा है, बहुत हलवा है। सबसे डिफिकल्टी लेवल आज हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? डाउट लेने के लिए मैं अब भी तैयार हूं। शनिवार इतवार को मेरे पास विद नेम आप क्वेश्चन भेजिए, मैं आपके जवाब देता रहूंगा। लेकिन क्लास मेरी मंडे से अब दोबारा आएगी। मुझे बताओ, क्या यहां तक समझ में आया बेटा? बोलो। जल्दी बोलो। ठीक है बेटा, अब मंडे को मिलेंगे सर। ठीक है, ओके।